हाय फ्रेंड। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में नेचुरल लॉ की। तो सबसे पहले हम यह बात कर लेते हैं स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस जिसका जन्म रोम में हुआ। रोम के दार्शनिकों ने सबसे पहले जूरिस्प्रूडेंस पर बात की और जूरिस्प्रूडेंस को जैसा कि लास्की ने आइज ऑफ लॉ कहा है और अनेक विद्वानों ने इस जूरिस्प्रूडेंस को मदर ऑफ होल लॉ कहा है। तो हम यह समझ सकते हैं कि जो जूरिस्प्रूडेंस है वह क्या है, सभी विषयों की जननी है। इसमें जो अधिकार दिए गए हैं, दायित्व दिए गए हैं, प्रॉपर्टीज दी गई हैं, यहीं से आगे चलकर सारे सब्जेक्टों का क्रिएशन होता है। तो हम बात करेंगे आज स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में नेचुरल लॉ की। सबसे पहले हम कुछ डिफिनेशंस को देख लेते हैं। सबसे पहले सामान्य कहते हैं जूरिस्प्रूडेंस के बारे में कि यह साइंस ऑफ लॉ है। क्या कहा उन्होंने कि यह साइंस ऑफ लॉ है। और अल्पियन कहते हैं कि यह साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट है। तीसरों ने जूरिस्प्रूडेंस को ज्ञान का दार्शनिक पक्ष कहा है। हॉलैंड ने इसे फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ कहा है। ऑस्टिन ने द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ कहा है और पाउंड ने नॉलेज ऑफ लॉ कहा है। तो ये रही कुछ जूरिस्प्रूडेंस की डिफिनेशंस। अब हम आगे बात करेंगे नेचुरल लॉ पे। नेचुरल लॉ वह कानून होते हैं जो ईश्वर के द्वारा बनाए गए होते हैं, जिन्हें कभी चेंज नहीं किया जा सकता। और ये ऐसे अधिकार होते हैं जो नॉन ट्रांसफरेबल राइट होते हैं, जिनका अंतरण आप नहीं कर सकते। कुछ महान सिद्धांतवाद ने सिद्धांत दिए हैं, जैसे कि सोफोक्लिस्ट कहते हैं कि कुछ ऐसे कानून होते हैं जो सभी प्राणियों पर समान रूप से लागू होते हैं। हेराक्लिस्ट कहते हैं कि मनुष्य को प्रकृति के अनुसार व्यवहार करना चाहिए और सदा सत्य बोलना चाहिए। प्लेटो कहते हैं कि विधि कहे तो जहर भी पी लेना चाहिए। अरस्तु कहते हैं वह जो मनुष्य है वह ईश्वर की सृष्टि का ही अंग है। रोम के अनुसार प्राकृतिक विधि के नियमों के विपरीत नहीं होना चाहिए। मनुष्य विवेकशील प्राणी है और विधि की नज़र में सभी समान है। संत ऑगस्टाइन कहते हैं नेचुरल लॉ ह्यूमन लॉ से अच्छा होता है। अगर राजधानियों से न्याय निकाल दिया जाए तो वहाँ कुछ नहीं बचता है। अब बात करते हैं हम नेचुरल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेचुरल लॉ? नेचुरल लॉ मतलब प्राकृतिक विधि से तात्पर्य ऐसे नियमों से है जो प्रकृति और मानव स्थिति से इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि नियमों के अनुपालन के अभाव में समाज में शांति और प्रसन्नता नहीं बनाई जा सकती। इस विचारधारा को जो उदय हुआ है वह कहाँ हुआ है? यूनान में। यानी आप ऐसा कह सकते हैं इस विचारधारा का जो जन्म हुआ है ग्रीक में हुआ है। इस शाखा को कई नाम से जाना जा सकता है, जैसे नैसर्गिक शाखा, यूनिवर्सल लॉ, डिवाइन लॉ एंड कुछ भी, आप कई नामों से आप इसे जान सकते हैं। और अब हम बात करेंगे कि प्राकृतिक विधि को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है: ग्रीक काल, मध्यकालीन काल, पुनर्जागरण काल और आधुनिक सिद्धांत। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रीक काल पे। ग्रीक काल में क्या था? ग्रीक काल में शुरुआत हुई एक बेबीलोन का राजा हम्मुराबी। उसके अनुसार वह कहता था कि ईश्वर हमारा निर्णायक है। वह क्या कहता था? बेबीलोन का राजा हम्मुराबी कहता था कि ईश्वर हमारा निर्णायक है और ईश्वर हमारी विधि को प्रदान करने वाला है और ईश्वर ही हमारा राजा है। तो बेबीलोन ने सबसे ज़्यादा वरीयता किसको दिया? ईश्वर को दिया। ग्रीक में प्राकृतिक विधि का विकास न्याय की परिकल्पना के साथ हुआ। मानव विधि के लिए सबसे पहले नामोस शब्द का प्रयोग किया गया और बाद में इसे नेचुरल लॉ कहा जाने लगा। और नेचुरल लॉ का प्रोपाउंडर या जन्मदाता आप हेराक्लिस्ट को कह सकते हैं। हेराक्लिस्ट का जन्म 500 BC में हुआ था। वह नेचुरल लॉ का प्रथम विचारक था। हेराक्लिस्ट के अनुसार सत्य बोलना, प्रकृति का आचरण करना यह नियम थे। सबसे पहले उसने यूनिवर्सल लॉ की व्याख्या की। दूसरे नंबर पे आप सोफोक्लिस्ट ने नेचुरल लॉ में अपना योगदान दिया। इसने सार्वभौमिक लॉ यानी नेचुरल लॉ में अपना योगदान दिया और इसने शास्त्रीय स्कूल के अंतर्गत इसने कहा, सोफोक्लिस्ट कहता है कि मनुष्य को सदा सत्य बोलना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए, प्रकृति के नियमों की बात माननी चाहिए। इसके बाद आते हैं हम सुकरात, अरस्तु और प्लेटो पर अपना फोकस करते हैं। जैसा कि सुकरात के बारे में आप जानते हैं, सुकरात का जन्म जो हुआ था कि
469 से 399 BC मतलब ईसा पूर्व हुआ था। सुकरात और सुकरात कहते हैं अगर आपको राज्य की विधि अच्छी नहीं लगती है तो आपको दूसरे राज्य में चला जाना चाहिए। सुकरात ने अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए थे और इसके बाद उनके शिष्य आते हैं जिनका नाम है प्लेटो। प्लेटो का जन्म 427 से 347 BC तक हुआ था, मतलब उनका पूरा कार्यकाल था। और उनके कुछ फेमस किताबें थी जिनको आप नोट कर सकते हैं, जैसे द लास्ट डे ऑफ सुकरात, अपोलॉजी, माइनोस, द लॉज, ये सब उनकी कुछ फेमस पुस्तकें थी। प्लेटो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपनी योग्यता के अनुसार अपने निश्चित कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। विधि एक सभ्यता है, यह उन तमाम युगों से संचित हुआ कोष है जब मानव अपने पशुओं से ऊपर उठने का प्रयास करता है। आगे प्लेटो बहुत अच्छी बात कहते हैं कि विधि की आवश्यकता दो कर्म से पड़ती है। पहला, मनुष्य यह नहीं जान पाता कि सामाजिक जीवन में उसके लिए सर्वोत्तम क्या है। दूसरा, यदि उसे इसका ज्ञान भी हो जाए तो भी उसकी व्यक्तिगत अभिलाषा सामाजिक कल्याण हेतु कार्यों के संपादन में बाधक हो सकती है। और लास्ट में वह कहते हैं, विधि अंतिम रूप में युक्ति का आदेश है। अरस्तु, जिनका जन्म 384 से 322 BC तक उनका कार्यकाल था। अब हम कुछ अरस्तु के बारे में जानते हैं। अरस्तु कहते हैं ला इज द रीजन फ्री फ्रॉम ऑल पैसन, मतलब विधि को सभी भावावेगों से मुक्त होना चाहिए। आगे वह कहते हैं इक्विटी के बारे में कि इक्विटी इज अ रेटिफिकेशन ऑफ लॉ वेयर लॉ इज डिफेक्टिव बिकॉज इफ इट्स जनरलिटी, मतलब जहाँ पे लॉ में जो कमियाँ हैं इक्विटी के द्वारा उन्हें पूरा किया जाता है। आगे अरस्तु कहते हैं कि समाज द्वारा सुसंस्कृत व्यक्ति सभी प्राणियों में श्रेष्ठ होता है, परंतु जब यह बिना विधि तथा न्याय की जीवन व्यतीत करता है तब यह सबसे भयंकर हो जाता है। किसी एक व्यक्ति के शासन से विधि का शासन श्रेयस्कर होता है। और आगे वह कहते हैं कि एक बार जब विधि बन जाती है उसका अनुपालन आदत का स्वतः विषय बन जाता है। अब हम रोमन काल की बात करेंगे। रोमन विचारकों ने प्राकृतिक विधि सिद्धांत को एक नया रूप दिया। इस विचारधारा में प्रसिद्ध विद्वता सिसरो का नाम प्रमुख है। प्राकृतिक विधि के सहारे ही रोम में न्याय व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से विकसित हुई और वहाँ पे दो प्रकार की विधियाँ अपनाई गई, नागरिक विधि तथा सार्वजनिक विधि। नागरिक विधि केवल रोम के नागरिकों के प्रति लागू की जाती थी, जबकि सार्वजनिक विधि रोम में निवास करने तथा अन्य विदेशियों के लिए भी लागू की जाती थी। सिसरो स्टोइक विचारधारा से काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने लॉ को 3 भागों में बांटा, ईश्वरीय विधि, प्राकृतिक विधि और सकारात्मक विधि। अब हम बात करते हैं डार्क एज। डार्क एज में आपके पास काफ़ी फिलोसफर आते हैं जैसे कि ऑगस्टाइन, ग्रेगोरी, एम्ब्रोस, पोप ग्लेशियस। इसमें से सबसे जो फेमस है वो संत ऑगस्टाइन है। संत ऑगस्टाइन की बुक्स 2 किताबें हैं। एक पहली का नाम है स्वतंत्र इच्छा और दूसरी का नाम है सिटी ऑफ गॉड। और इसी में से पोप ग्लेशियस है। पोप ग्लेशियस कहते हैं, पोप ग्लेशियस ने 2 शक्तियों के बीच संतुलन का सिद्धांत दिया। डार्क एज में प्राचीन यूनानी और रोमन विधि नष्ट हो गई थी। संत ऑगस्टाइन, ग्रेगोरी आदि ईसाई पादरियों ने सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखा। इन्होंने प्रकृति के अलावा ईश्वर को विधि का मूल स्रोत मानते हुए चर्च को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया। इस युग के विचारकों का मानना है कि राज्य सरकार, दासता, समुदाय, संपत्ति आदि बुरी इच्छाओं को प्रतीक माना। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि इस विधि के अनुसार ये जो दासता होती है, जो संपत्ति होती है, यह बुरी चीज़ें हैं। मतलब व्यक्ति को संपत्ति ज़्यादा इकट्ठा नहीं करनी चाहिए। इसी समय रोम में राजा और चर्च के बीच बहुत लंबा युद्ध भी चल रहा था कि कौन महान है। अब हम बात करते हैं मध्य युग की। मध्य युग में इस युग का समय 12वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। रोमन साम्राज्य की स्थापना के साथ प्राकृतिक विधि सिद्धांत के एक नए युग का सूत्रपात हुआ। इस युग के समर्थकों में सिसरो, सेंट थॉमस प्रमुख हैं। इस युग में सेंट थॉमस का योगदान, इनका पूरा नाम है सेंट थॉमस एक्विनास। इन्होंने प्राकृतिक विधि को दैवी विधि से पृथक करने का प्रयास किया। उनका विचार था कि समस्त मानव समुदाय देवी शक्ति द्वारा प्रकाशित होता है। इन्होंने विधि के 4 प्रकार बताए: दैवी विधि, प्राकृतिक विधि, मानवीय विधि, धार्मिक विधि। उनकी फेमस बुक है सुम्मा थियोलॉजिया। अब हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियड की।
मॉडर्न पीरियड के सबसे पहले हम प्रमुख विचारकों की बात करेंगे, जिसमें आते हैं ह्यूगो ग्रोसियस, हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो, कांट, डेविड ह्यूम, ये सब आते हैं। और आगे चलकर इसमें स्टिमलर का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रोसियस की। ग्रोसियस एक डच विचारक था। उसने काफ़ी पुस्तकें लिखी और इसने इंटरनेशनल लॉ को लॉ ऑफ नेशंस कहा और इसे सामाजिक संविदा समझौता के सिद्धांत का प्रोपाउंडर भी कहा जाता था। इसने कहा कि प्रजा प्रत्येक स्थिति में सरकार के आदेशों को माने तथा राष्ट्रों के बीच परस्पर संबंध वैधानिक नियमों पर आधारित हो। इनका यह भी मानना था कि शासन की राजनीतिक सत्ता प्रजा द्वारा उसके साथ की गई सामाजिक संविदा पर आधारित है। अतः शासन का यह परम कर्तव्य है कि प्रजा की समुचित सुरक्षा करे। अब बात करते हैं थॉमस हॉब्स की। ये जो थॉमस हॉब्स थे, यह इंग्लैंड के थे। इनकी फेमस पुस्तक लेवियाथन थी, जिन्होंने इन्हें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में बताया। यह राज्य के बहुत बड़े पक्षधर थे। यह कहते थे कि व्यक्ति को राज्य की विधि माननी चाहिए। क्या कहते थे? व्यक्ति को राज्य की विधि माननी चाहिए, राजा जैसा कहे वैसा व्यक्ति को पालन करना चाहिए। इस तरीके से उन्होंने राज्य के पक्ष में अनेक बातें की और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंतर्गत उन्होंने यह बताया कि व्यक्ति ने जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एक राजा के बीच में और प्रजा के बीच में हुआ था, तो प्रजा ने सारे अधिकार राजा को सौंप दिए थे और प्रजा के पास कोई राइट्स नहीं बचे थे। अतः नागरिक का एक ही कर्तव्य है कि वह अपने राजा की बात माने और उसे ऐसा करना चाहिए। अब बात हम करते हैं इसी बीच में लॉक की। तो जो जॉन लॉक था, वह हॉब्स के अगेंस्ट बात करता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंतर्गत। वह कहता है, लॉक कहता है कि जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हुई थी तब प्रजा ने अपने सारे अधिकार नहीं सौंपे थे। प्रजा ने राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन, ये सब अधिकार अपने पास रखे थे। अतः प्रजा जो है वह राज्य का हर आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं है। राज्य मनमाना पर नहीं कर सकता। अतः राज्य को कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो उसकी प्रजा के विरुद्ध हो। इसलिए उसने दोहरे सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया। लॉक को संसदीय प्रणाली का जनक भी कहा जाता है। अतः लॉक कहते हैं कि राजा ऐसे कोई विधि नहीं बनाएगा जो प्रजा के अगेंस्ट में हो। अब हम बात करते हैं रूसो की। जीन जैक्स रूसो, जिसका जन्म 1712 में हुआ था और जिसकी मृत्यु 1788 में हो गई थी। उसने सोशल विल थ्योरी का सिद्धांत दिया था सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंतर्गत, जिसे आप कहते हैं सामूहिक इच्छा का सिद्धांत। उसने कहा कि जो संप्रभुता होती है वह जनता में निवास करती है। आगे रूसो ने कहा कि अगर राजा को प्रजा ने उसी गद्दी पे बैठाया है तो राजा प्रजा को उस गद्दी से उतार भी सकती है। अगर सरकार बनाई भी जा सकती है तो सरकार नष्ट भी की जा सकती है। अतः रूसो ने किसकी वकालत की? रूसो ने वकालत की जनता की। अब हम बात करते हैं कि 20वीं शताब्दी में प्राकृतिक विधि के सिद्धांतों का पुनरुद्धार। इसमें सबसे प्रमुख नाम आता है स्टेमलर का। स्टेमलर ने क्या कहा है कि प्राकृतिक विधि निश्चित रूप से मानव की संकल्प शक्ति है। किस रूप में व्यक्त किया कि जो प्राकृतिक विधि है वह निश्चित रूप से क्या है? मानव की संकल्प शक्ति है। इसका विधिक संबंध बाह्य भौतिक जगत की क्रियाकलाप से नहीं है, अपितु इसका कार्य साक्ष्य और साधनों से एक दूसरे से संबंधित करना है। और स्टेमलर ने कहा कि संसार की समस्त वस्तुओं को दो रूपों में बांटा जा सकता है। किस रूप में? कार्य और कारण के रूप में और साधन के रूप में। स्टेमलर ने विधि को मनुष्य की संकल्प शक्ति कहा है। स्टेमलर ने विधि को क्या कहा है? स्टेमलर ने विधि को मनुष्य की संकल्प शक्ति कहा है। स्टेमलर की फेमस पुस्तक है द थ्योरी ऑफ जस्टिस। इसके अलावा
स्टेमलर का मत था कि ऐसे विधिक सिद्धांत प्रतिपादित करना संभव नहीं है जिन्हें सार्वभौमिक या शाश्वत विधि की मान्यता प्राप्त हो। उसके अनुसार प्राकृतिक विधि के आगे उसने कहा कि प्राकृतिक विधि के सिद्धांत स्थायी नहीं होते, अप्रयुक्त विधि का स्वरूप स्थायी होता है, अतः समाज जिसका स्वरूप स्थायी होता है यह मानकर चलता है कि उसमें विधि का अस्तित्व होना अपरिहार्य है। उसने कहा नेचुरल लॉ विथ वेरिएबल कंटेंट, मतलब जो यह प्राकृतिक विधि है यह समय समय के साथ बदलती रहती है, वह स्थिर नहीं है। और इसके बाद उसने दो और नियम प्रतिपादित किए, सम्मान का नियम और भागीदारी का नियम। अब हम आगे बात करते हैं इसी परिप्रेक्ष्य में ली फुलर की, जो कहता है कि विधि में न्यूनतम नैतिकता होनी चाहिए। जैसा कि हार्ट कहते हैं कि विधि में शेयर्ड मोरालिटी होनी चाहिए, तो फुलर कहता है कि विधि में क्या होनी चाहिए, विधि में न्यूनतम नैतिकता होनी चाहिए। और फुलर ने प्राकृतिक विधि को विचार करने की एक विशिष्ट पद्धति के रूप में निरूपित किया है। किसमें निरूपित किया है, विचार करने की विशिष्ट पद्धति। और इसकी बुक का नाम था द मॉरलिटी ऑफ लॉ, द मॉरलिटी ऑफ लॉ। फुलर के अनुसार विधि एक प्रयोजन मूलक पद्धति है जो नियमों द्वारा मानव आचरण को नियंत्रित करती है। उन्होंने प्रत्येक विधि प्रणाली में निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक होता है। उसने कहा 8 इसेंशियल्स बताए थे कि हर विधि में ये इसेंशियल्स होनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों।